interviews, different types of job interviews, and I told you that how would you be performing when you are there. And I told you whenever, inshallah, you're going for your jobs, and those who are going for the next jobs, they are supposed to watch some of the interviews on YouTube so that you get an idea how would you be performing. For instance, how should you enter the room where interview is conducted. When you enter the building, you're supposed to be very careful about that. Nowadays we are going to have cameras all around. So on one of the cameras, maybe your boss is already watching you. You are sitting in the area where you have to wait in the lounge or in the lobby. Then it is usually said that when you enter the building, your interview starts, and the person who is going to be telling you where to go, definitely that person is going to be getting some idea. Maybe people would ask about you, so be careful about that. The dress you are carrying, the things you are carrying, the bag you are carrying, if you are carrying something like your credentials, तो you have to be very careful about that. और जो कपड़े भी मैंने आपको कल बताए कि be careful about your dresses. And the female हुए अक्सर they ask me, तो जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो है, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें हम कहते हैं बिज़ी प्रिंट्स। जैसे आपने कोई शर्ट पहनी है या आपने कोई दुपट्टा वेयर किया है, उसका बहुत बिज़ी प्रिंट है, यानी प्रिंट डिफरेंट है, तो आप ज़्यादा उसको अवॉइड किया करो, वो ठीक नहीं होता। और इसके अलावा अगर आप में से आप लोग जो अबाया वगैरह पहनते हैं लोग, अ, वो अबाया पहनती हैं तो परफेक्टली आप पहन लो, मगर सारा ही ब्लैक ब्लैक और ऊपर से भी ब्लैक मत किया करो। आपने डिफरेंट कलर्स यूज़ किया करो, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक का कॉन्सेप्ट जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत आप जाओ, दुबई जाओ, तो वहाँ के नेटिव्स जो हैं, जो नेटिव्स लोग हैं ना, वो वहाँ पहनते हैं, ठीक है? तो ब्लैक जो है वो इतना अपीलिंग नहीं होता in other countries where there is no culture of wearing gowns, जो हिजाब या अबाया जिसे आप कहते हैं। तो जो हिजाब अगर आप लेते हो तो थोड़े से उसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर लो, और यानी कलर से मुराद है डिफरेंट कलर नहीं करो, डिफरेंट कलर चूज कर लो। और ये आप कर सकते हो। आप जूता पहनो, अगर आप बहुत टॉल हो तो यू कैन गो फॉर द फ्लैट लेकिन बंद जूता। और लेकिन आपका अगर हाइट थोड़ी इस तरह है कि आप थोड़ी सी मैनेज करो, तो हील पहन के जाओ। बहुत टिक टिक वाली जो है वो हील मत पहनो। और हील जो है वो मैक्सिमम 1.5 इंच की जो हील होती है, 1.5 से 2 इंच की, दैट इज प्रिफर्ड, कि वो आपकी बिजनेस लुक देती है। एंड यू शुड गो फॉर अ जो ब्लॉक तरह हील होती है वो पहनो। और जूते आपके बंद होने चाहिए। और इसके अलावा डोंट वियर सो मच ऑन योर हैंड्स एंड बैंगल्स। बस घड़ी आपने पहनी हो अच्छी सी। आपने अ, अगर रिंग पहननी है तो यू कैन वियर वन रिंग ऑन वन हैंड, आप पहन सकते हो। तो और वो भी ना हो कि आपने इतना बड़ा जो है ना पहना हो, जैसे कि वो एंटीक में लोग पहनते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं पहननी आपने। बहुत लंबे आपके नेल्स ना हो, मुनासिब हो, आपके ट्रिम्ड हो, क्लीन हो। आपने बेशक नेल पेंट लगाओ या ना लगाओ, ना लगाओ बेटर, लगाते हो तो जरूर लगा लो, लेकिन लाइट कलर हो। और इसी तरह मेकअप जो है वो ओवर ना हो बहुत ज्यादा। तो आजकल जैसे पीपल यू यूजुअली गोइंग फॉर नाउ डेज इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो चूंकि आजकल मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो वो अक्सर पूछती हैं मुझसे, तो अगर तो अब मास्क जैसे पहन रहे हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने मास्क पहना तो आंखों का मेकअप इतना कर लो। डोंट डू इट। आपको नेचुरल लगना चाहिए। और कानों में भी आप बड़ी बड़ी चीजें मत पहनो। तो ये आपका ड्रेस जो है वो इस तरह। और अगर जो लोग इवन जीन्स पहनती हैं लड़कियां, दैट्स परफेक्टली फाइन, पहनो। ऊपर आप कोई स्कार्फ लो, अगर सर कवर करते हो तो अबाया सही तरह से उसको कवर करो। लेकिन आपका दुपट्टा जो है वो गिरता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आप खाली दुपट्टा वैसे ही लेते हो तो वो ये ना हो कि आप सारा वक्त दुपट्टा ही संभाल रहे हो। तो यू शुड बी फिक्सिंग एवरीथिंग। आप फिक्स करके जाओ और उसी हुलिये में जाओ जिसमें तुमने जॉब करनी है। अब ये ना हो कि आप पहले दिन कुछ और बन के जाओ और व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब तो डिफरेंट हो जाओ। तो कल मैंने बॉयज का मेल का तो काफी बता दिया था आपको। फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी कि आपने क्या करना है। और जो बॉयज हैं कोशिश करो प्लीज गोल्डन कलर की
घड़ी मत पहना करो, ठीक है? जो गोल्डन घड़ी होती है वो शायद शादी पे ज़रूर दुल्हन वाले आपको दे देंगे, तो फिर भी उन्हें रिक्वेस्ट करें कि इतनी चमकती घड़ी हमें नहीं चाहिए। तो आप ज़रा प्लीज़ ज़रा उसका भी करें। आप कहते होंगे मिस हमें क्या बता रही हैं? दिस इज़ दिस इज़ द लाइफ, यू नो, दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। और कॉम्बिनेशन पहनना इज़ गुड रादर देन पूरा सूट, ठीक है? तो आपका ये है। और जो लोग फिर वही बात करूँगी, अगर जीन्स पहनते हो आप या आपका ट्राउज़र है और शॉर्ट शर्ट पहनती हैं, लड़कियों की बात कर रही हूँ, फीमेल्स की। तो आजकल जैसे है, विंटर्स है तो विंटर की तरह तैयार होके जाओ, ठीक है? आपने अभी आजकल तो इतना नहीं ठंड आई, कुछ इलाकों में ठंड है बिल्कुल, तो आप उसके मुताबिक कोट या आपका वो होना चाहिए, या ट्यूनिक सी होती है, वो आप पहन लो। श्रग्स होती हैं, वो पहनो। लेकिन कोई चीज़ ओवरली आपकी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसका प्लीज़ ध्यान आपने ध्यान से करना है। ये बहुत मैटर करता है। घर में जो मर्ज़ी पहनो, चाहे गरारे पहन के फिरो, लेकिन ऑफ़िस में आपको ध्यान करना है, ठीक है? तो और अभी कोई कह रहे हैं कोई सॉफ्ट कॉपी दे दें, दे दीजिए। किस चीज़ की सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए? आई कुडन्ट गेट। आप इंटरव्यू के ड्रेसअप की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। नाम भी आपका नहीं आ रहा, एनोनिमस आ रहा है। तो आप जो आप कहना चाह रही हैं, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। आप मुझे बताएँ कि क्या आप सॉफ्ट कॉपी है, क्या चाहते हैं आप? तो ये आपका जो है, कल हमने बहुत सारे टाइप्स बिहेवियरल इंटरव्यूज़ था जिसमें आप किस चीज़ का रिएक्शन बताओगे, स्टार मेथड कल देखा हमने कि क्या होता है, सिचुएशन बताओ, टास्क क्या मिला था, एक्शन क्या लिया था, रिजल्ट क्या रहा, तुमने क्या अचीव कर लिया। केस इंटरव्यूज़ होते हैं, दिस जस्ट लाइक केस स्टडी मेथड्स हैं आपके, जिसमें आपने केस जो है एक आपको दिया जाएगा, सिचुएशन दी जाएगी और आज आपको ये नोट्स मिल जाएँगे, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और एक मैंने कल आपको सिनेरियो जो है, जो हाइलाइट हुआ हुआ है, आपके सामने दिया था। देन और ये बात याद रखिए हमेशा कि इट डज़ नॉट मीन कि जो केस मेथड आपको दे या किसी सिचुएशन में आपको कहे कि आप हैं और आप कैसे रिएक्ट करोगे, इट डज़ नॉट मीन देयर इज़ गोइंग टू बी एनी करेक्ट आंसर टू दैट और दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। सिर्फ वो आपका एक कॉन्फिडेंस और आपका उसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को असेस करना चाहते हैं। फिर आपको फ़ोन और स्काइप इंटरव्यू के बारे में बताया और आपने देखा कि मिसाल के तौर पर कि आप उसमें पूरी तैयारी करके जाओ कि हाउ वुड यू बी देयर, पीछे बैकग्राउंड कैसा है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। और इसके बाद आपने अभी मैं आपको अगली टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ बताती हूँ। आपका टॉपिक मैं लेके आती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। ओके, जी मैं 1 मिनट आपको बता रही थी कि वी आर गोइंग फॉर द टॉपिक। आपको मैं जी, अब जॉब इंटरव्यू के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंफॉर्मेशन इंटरव्यूज। इंफॉर्मेशन इंटरव्यूज में क्या होता है, a few people they are there and they are asking for some information। आपको आप इकट्ठे हो जाते हैं। आप ये भी समझ सकते हो जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो लोग इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना कि ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, तो वो भी एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरव्यू होता है। इसी तरह ये भी होता है कि समटाइम्स यू आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट समवेयर ऑफिस के अंदर, तो आप अपने बॉस को के पास सारी टीम चली जाती है, दे आस्क क्वेश्चन, कोई काम तो आप ही नहीं करना है, यू आर आस्किंग लॉट मेनी क्वेश्चंस। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम पढ़ते हैं, द इंटरव्यूअर सीक्स फैक्ट्स। फैक्ट्स मीन, सीक मीन तलाश करना, फैक्ट्स मीन यानी हकाइक जिसे आप कहते हो, हकीकत को, ठीक है? अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन चुके पढ़ी थी, आपने कहा बीसीआरडब्ल्यू की सॉफ्ट कॉपी बुक नहीं है।
आपके पास क्यों नहीं बुक है? मैं आपको कितनी दफा ये बात बता चुकी हूँ, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, अगर आपने आईसीएमए की जो बुक बनी हुई है वो आपने बाय करनी है, आप ऑर्डर कर लो जहां से भी। वो जो वहीद बुक स्टोर है, बुक शॉप है, जो लाहौर की जो बिल्डिंग है आईसीएमए की, उसके एडजेसेंट वो शॉप है। आप वहां पर उनसे कह सकते हैं, वो आप जरूर पढ़ लें। इसके अलावा आपको मैंने सॉफ्ट कॉपीज, जो एक तो मैं आपको नोट्स दे देती हूँ, जो आईसीएमए की बुक प्लस आपका जो आईकेएफ की बुक, और फिर इसके अलावा डिफरेंट जगहों से जो जरूरी चीजें हैं मैं आपको देती हूँ। मैं आपको बार बार ये बात बता चुकी हूँ। इफ यू गो थ्रू दीज नोट्स तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो दिस इज देयर। आपके जो है, आपका लिंक जो है शेयर कर किया हुआ है मैंने आपको, वो आप जाओ, और आपको वहां पे गूगल ड्राइव के ऊपर हर दफा मैं अपडेट कर देती हूँ, हर दफा नया जो अभी जैसे ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये सेट मैं वहां पे रख दूंगी मैं। तो आप वहां से पढ़ लो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रही है तो प्लीज आप सीआर या जीआर, आप फीमेल हो तो जीआर को, मेल हो तो सीआर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे क्या करना है। ठीक है? तो ये सॉफ्ट कॉपी क्यों नहीं है आपके पास? और फिर पूरी की पूरी सीए की बुक आपको सॉफ्ट कॉपी दी हुई है, पूरी की पूरी कैप्लन की बुक आपके पास सॉफ्ट कॉपी में मौजूद है। तो आपके पास दोनों बुक्स है। अगर आपको चाहिए कोई और भी अगर बुक, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, मेरे पास है। जो है पोर्टलैंड बवी की किताब जो है पूरी सॉफ्ट में है, मैं वो भी रख देती हूँ। लेकिन क्या आप इतना पढ़ पाओगे? और दूसरा ये है कि आप साथ साथ क्वेश्चन आपने करने हैं, और मैं जिस तरह आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ, मैं सिलेक्ट करके दो, सम ऑफ द एमसीक्यूज आर गिवन इन सीए बुक, एंड जो 1000 आपको मैंने एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसमें पढ़े हुए होंगे, लेकिन मैं चेंज कर देती हूँ। मैं चेंज भी करती हूँ, एंड देन आई गाइड यू ऑन टू सर्टेन टर्मिनोलॉजीज जो मैं समझती हूँ कि आपको आनी चाहिए। तो मैं आपके साथ हफ्ते में हम 2 दफा तो एमसीक्यूज कर रहे हैं आजकल, और एक लेटर कर रहे होते हैं। कल हमने लेटर किया था। ठीक है? तो मैं आपको जी, आपको बात समझ में आ गई ना? दैट्स परफेक्टली फाइन। तो आपके पास जो है, आप बुक को ऑर्डर करें, आप प्लीज वो कॉपी मंगवा लें, हार्ड कॉपी होगी उसकी, सॉफ्ट मेरे पास नहीं है। और आपके पास जो जितने भी आपके पास एमसीक्यूज हैं वो आप सारे करो, और ये नोट्स का सेट्स पड़े हुए हैं। अब इस वक्त मेरे पास सेट 14 है मेरे पास, जो मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ। आपके पास 13 सेट्स आ चुके हैं, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपका बड़ा ठीक ठाक आपको टाइम चाहिए। वो सारा आप ध्यान से पढ़ो, और साथ साथ एमसीक्यूज करो मेरे साथ, so that you get awareness of doing it. How would you select the answer? और जब तक आप ये नहीं करोगे, whether you are having a live class or you go for recording, whatever, but you should be quite well versed in doing this that, तो आपका कोई मसला नहीं होगा, आराम से आपका पेपर हो जाएगा। साथ हमने इतने ज्यादा आपको जो है, इतने ज्यादा लेटर्स मैंने शेयर किए हुए हैं आपके साथ, इसीलिए आपको एक आध लेटर मैं जब देती हूँ टेस्ट के लिए, ताकि आपको अंदाजा हो कि मुझे लिखना आता भी है कि नहीं, मेरी लैंग्वेज या मेरा जो है वो प्रॉब्लम किस तरह से है, उसको मैं किस तरह से देखता ही देखती हूँ। ठीक है? तो आपने प्लीज जरा ये देख लें, और प्लीज आप जो सीआर और जीआर जो है वो उनको से कांटेक्ट करिए। और सीआर एंड जीआर, इफ यू थिंक इट्स like good idea, you can off and on थोड़ा सा चेक कर लिया करो कि जी आपको कोई नोट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मी। आपका नंबर तो साथ ही आ जाता है, तो आई एम द सीआर, और मुझे कांटेक्ट कर लो। ठीक है? तो आप इस तरह कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं ये इस टॉपिक को लेके। तो इंफॉर्मेशन इंटरव्यू ने इंफॉर्मेशन सीख किया, आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे जो लिखा है मैं पढ़ देती हूँ। द इंटरव्यूअर सीक्स फैक्ट्स, फैक्ट्स तलाश करता है, दैट बेयर ऑन अ डिसीजन, जो डिसीजन आप जिसके ऊपर आप करेंगे, और कंट्रीब्यूट टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहाँ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ये बेहतर करेगा। वन पर्सन आस्क्स अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, द अदर सप्लाइज आंसर्स टू देम। एक बंदा सवाल पूछता है, दूसरा उसको जवाब देता है। जिसने उसने इंफॉर्मेशन सीख करनी है वो सवाल पूछेगा, और जिसने देनी है वो दे देगा आपको। ठीक है? इसके बाद है परसुएसिव इंटरव्यूज। परसुएसिव इंटरव्यूज जो हैं, वन पर्सन टेल्स अनदर अबाउट अ न्यू आइडिया और प्रोडक्ट। अब आप गौर करिए, परसुएशन का मतलब क्या होता है? कन्विंस करना। असल में इंटरव्यू लफ्ज का ये मतलब नहीं होता कि हर वक्त किसी ने इंटरव्यू करना होता है। इंटरव्यू इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल मेनली, so that's why over here you use a term persuasive interview. Why? Because you are persuading someone, you are convincing someone onto what? Onto buying something or ordering something.
आप 2 चीज़ें देते हो अपनी कस्टमर्स को, या तो आप सर्विसेज़ देते हो या फिर आप क्या देते हो, प्रोडक्ट्स देते हो। तो यहाँ पे लिखा 1% टेल्स अनदर अबाउट अ न्यू आइडिया प्रोडक्ट, नई आइडिया प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है नई, उसके बारे में, और द रिकमेंडेशन, या फिर रिकमेंड करता है किसी को, परसुएड कर रहा है। परसुएसिव इंटरव्यूज यूजुअली एसोसिएटेड विद सेलिंग, वो ज़्यादातर सेलिंग के साथ होते हैं। ठीक है जी? अच्छा, इसके बाद है यानी परसुएशन, कन्विंस करना। एग्जिट इंटरव्यू क्या है जी? एग्जिट मीन बाहर निकलना। जैसे कि जिस तरह आप कंपनी के अंदर एंटर होते हो एक दरवाजे से, इस तरह कंपनी की वर्किंग में इंटरव्यू के जरिए एंटर होते हो। ठीक है ना? तो दैट्स कॉल्ड आपका सिलेक्शन इंटरव्यू हो रहा होता है, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू हो रहा होता है। एक ऐसा भी वक्त आ सकता है कि जब आप क्या कर रहे होते हैं, इंटरव्यू जो है वो आप अपनी जगह जो है छोड़ रहे हो, कंपनी छोड़ रहे हो। तो यहाँ पे एग्जिट इंटरव्यू में क्या होता है? द इंटरव्यूअर ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाई द इंटरव्यू इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसफरिंग टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट। आप ये हमारी कंपनी छोड़ के जा रहे हो, तो योर बॉस और योर सीनियर wants to know, either senior or maybe a representative like appointed by the senior to interview you to ask why are you leaving at all. ठीक है? या आप डिपार्टमेंट क्यों चेंज करना चाहते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन क्यों शिफ्ट कर रहे हो, आपसे पूछा जाता है। इसका ये मतलब होता है कि समटाइम्स यू वांट टू नो द रीजन इन अ वे कि आप अपने आपको वो पर्सन लूज नहीं कर सकते, आप उसको, आप हो सकता है वो एक बड़ी आपके लिए हो, जैसे कल हमने सिनेरियो किया था जिसमें कि सलमान मजहर साहब काम करते रहे बहुत अच्छा, अब वो जॉब नहीं छोड़ रहे थे, वो रिटायर्ड हो रहे थे। तो यहाँ पर एग्जिट इंटरव्यू में जो पर्सन हु इज लीविंग, आप उससे पूछ रहे होते हो, ठीक है, कि क्यों आप छोड़ के जा रहे हैं और उसके रीजंस क्या है। उसके बाद है जी इवैल्यूएशन इंटरव्यूज, इसे अप्रेजल्स भी बाजुकात कहती हैं। आपने इवैल्यूएट करना है पीरियोडिकली, समटाइम्स सीनियर इज गोइंग टू गिव यू फीडबैक, तो उसे हम इवैल्यूएशन इंटरव्यू कहते हैं। वो बताता है कि आप अप्रेजल, यानी अप्रेजल को ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये अप्रिशिएट करने को कहते हैं। अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएशन भी होता है, लाइक यू वांट टू टेल द पर्सन वेदर यू वर्क perfectly fine or there is some room to improve it. ठीक है? अब इसको improve करने का जगह है, रूम है उसके अंदर, तो आपको बताया जाता है। सुपरवाइजर पीरियोडिकली, यानी वक्फे वक्फे से, 6 माह के बाद, 3 माह के बाद, साल के बाद, gives an employee feedback on his or her performance. The supervisor and the employee discuss progress towards predetermined goals. वो प्री डिटर्मिन मीन जिनको पहले से डिटर्मिन किया जा चुका हो, पहले से वाजे किए जाने वाले गोल्स को देखा जाता है कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक गई, एंड इवेलुएट एरियाज दैट रिक्वायर इम्प्रूवमेंट, और उन एरियाज को वो इवेलुएट करते हैं जिसमें अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो ये आपका इवेल्युएशन इंटरव्यू, ये क्यों आपको मैं पढ़ा रही हूँ, और अभी आपने जैसे मुझे सवाल किया है, अब आपको ये मैं बता दूं कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं इस वक्त, जॉब वाले में भी मिक्सिंग की है मैंने, कुछ सीए की बुक से और कुछ मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज से, लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, तकरीबन सारे के सारे आईसीएमए की बुक में मौजूद है, तो आपको इसका बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद है जी अगली टाइप का इंटरव्यू है, इसे कहते हैं काउंसलिंग इंटरव्यू। अब ये काउंसलिंग इंटरव्यू क्या होता है? काउंसलिंग क्या होती है? जब आप किसी काउंसलर के पास जाते हो, तो वो आपको, ये वो वाला काउंसलर नहीं है जो आपके हल्के का काउंसलर और ये वो नहीं है। ठीक है? वो तो पॉलिटिकल सेटअप में आ जाते हैं। तो काउंसलिंग इंटरव्यू में आपको पर्सन जो है वो काउंसलिंग करता है आपकी। कैसे? आप देखिए, a supervisor talks to an employee about personal problems that are interfering with work performance. The goal is, interfere mean मुदाखलत करना, the goal is to help the interviewee and work for the welfare of the employee and the organization. आपकी काउंसलिंग की जाती है, जैसे फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी में एक काउंसलर होता है, आप उसके पास जाते हो और कहते हो, अपनी करियर काउंसलिंग करते हो, यानी उसे पूछते हो कि सर मैं बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं करने के बाद आप क्या समझते हैं, मुझे जॉब कर लेनी पहले चाहिए कि मुझे मास्टर्स के लिए जाना चाहिए।
तो वो काउंसलर जो है, वो आपका स्टूडेंट काउंसलर, वो आपको गाइड करता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये होगी काउंसलिंग। तो इसमें आपका जो बॉस है, वो आपकी या कोई भी आपसे सीनियर है, वो आपकी काउंसलिंग करता है, देखता है कि कोई मसला तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से आप पूरी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, या आपकी प्रोग्रेस का जो पेस है वो स्लो है, आप तेज नहीं है, ठीक है? तो दिस कैन बी द रीजन। तो आपने काउंसलिंग इंटरव्यू आपका होता है। इसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंटरव्यूज। अब इसमें क्या होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक मसला है, आपने रिजॉल्व करना है। तो उसमें क्या करेंगे, टू कंपीटिंग पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल एक्सप्लोर देयर प्रॉब्लम्स। दो लोग या ग्रुप एक्सप्लोर मीन, लफ्ज एक्सप्लोर का मतलब होता है किसी चीज पर अबूर हासिल करना। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह एक्सप्लोर करते हैं, उसमें विजिट करते हैं, प्रॉब्लम्स में उनको देखते हैं। एंड एटीट्यूड, और जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट्स एवरीथिंग यू डू, एवरीथिंग यू फील। तो एटीट्यूड जो है वो है आपका, कि आप प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हो और एटीट्यूड को। द गोल इज, यानी देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एटीट्यूड में क्यों मसले आ रहे हैं, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लेकर आना है अपनी काम पर। द गोल इज टू ब्रिंग द टू पार्टीज क्लोजर टुगेदर एंड क्रिएट अ मोर प्रोडक्टिव क्लाइमेट। आपने दोनों के मसलों को हल किया है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा, उनके एटीट्यूड को, काउंसलिंग की, यहाँ पर भी आप काउंसलिंग कर सकते हो, और फिर आपने दोनों पार्टीज को एक दूसरे के करीब ले आए और उनको एक प्रोडक्टिव क्लाइमेट दी। आपको याद है कि मैंने आपको 4 types of people बताए थे। दे आर गोइंग फॉर द सोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इसमें आपको याद होगा, मैंने आपको आर्बिट्रेटर, मीडिएटर और आपको मैंने एक बताया था जो कि यानी से उर्दू में सालसी कहते हैं, और एक निगोशिएशन के जरिए करते हो आप, ठीक है? और ये सारा जो है, कुछ लोग इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। तो ये लोग सारे वो होते हैं जो आपके कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करते हैं, ताकि कंपनी जो है उसकी प्रोग्रेस और उसकी जो अ, यानी आगे जो जा रही है उसको कहीं स्टॉप ना लग जाए, कोई हिंड्रेंस ना आ जाए। इसके बाद है डिसिप्लिनरी इंटरव्यू। अब ये है, मजे की बात है, इसको आप कहेंगे कि भाई इंसान के बच्चे बन जाओ, जैसे लोग कहते हैं ना, देसी लोग कहते हैं इंसान के बच्चे बन जाओ। वो इसका मतलब ये है कि आप अपने डिसिप्लिन खराब कर रहे हो, आप डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि अभी आप लेट आते हो, कभी आप देखो तो बगैर बताए अपनी सीट से उठ के चले जाते हो, या आपका एटीट्यूड थोड़ा खराब होता है। तो आपने यहाँ पर उनको डिसिप्लिन का सबक सिखाना है। A supervisor tries to correct the behavior of an employee who has ignored the organization's rules and regulations. The interviewer tries to get the employee to see the need for compliance. Compliance means follow करना, कि आपको follow करने पड़ेंगे rules। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप हर चीज को यानी करके इग्नोर करके चले जाएं। मुझे याद है कि एक दफा जैसे मैं ईमेल्स वगैरह भी पढ़ाती हूँ, तो उसमें मैं सिखाती हूँ कि हाउ टू गिव राइट वेरी गुड ईमेल्स। तो मुझे याद है एक स्पेसिमेन था जिसमें कि सुपरवाइजर देखता है कि उनका जो खाने की एक जगह बनाई हुई है, रूम बनाया हुआ है, वहां पर लोग आके खाना खाते हैं, और उसके बाद वो चीजें बिल्कुल अनटाइडी जो है, खराब अपनी डिशेस नहीं उठाते, एम्प्टी जो होती है, और वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं, या यानी चीजें ट्रैश नहीं करते, वहां बिखरी हुई होती हैं, ठीक है? और उसके ऊपर उसने पूरा एक लिखा हुआ था। तो दैट वाज एक्चुअली आस्किंग पीपल टू गेट बैक टू डिसिप्लिन। तो इस तरह से यानी होता है। इसके बाद ये लास्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन सेइंग यू बाय बाय, हम आपको नहीं रख सकते, और उसके पीछे आपको रीजंस भी बताई जाती है। अब एक अच्छे, कहते हैं ना, एक जेंटलमैन जो होता है उसकी एक फील आती है कि अगर वो आपको फारिग कर भी रहे हैं तो दे आर गिविंग यू रीजन फॉर दैट। फॉर इंस्टेंस, आपकी शायद जो है आपका एक्सपीरियंस वो, या वो जो कंपनी एक्सेल कर गई है लेकिन आपका उसके साथ मैच नहीं कर रहा, या आप डाउन साइजिंग कर रहे हो जिसमें कि
कुछ डिपार्टमेंट के लोगों को कम किया जा रहा है, और उसमें भी एक रूल होता है कि जैसे आप 3 साल से ज्यादा आप पुराने होते हो तो उनको ज्यादा रिटेन किया जाता है। जो 3 साल से कम होते हैं फिर वो हार्ड लक होती है कि उनको फिर फारिग कर दिया जाता है। आपको पता है डाउन साइजिंग क्या होती है? डाउन साइजिंग में आप अपनी कंपनी के वर्क फोर्स को कम करते हो, यानी अपनी कंपनी के मुलाजिमीन की तादाद को कम करते हो, जिसे कहते हैं वर्क फोर्स कम करना, और वो उसे कहते हैं डाउन साइजिंग। आप डाउन साइज कर रहे हो। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक टर्म होती है जब लोग खुद छोड़ के जाते हैं, उसे कहती है टर्नओवर। तो यानी उसे कहती है टर्नओवर रेट हाई है, यानी लोग खुद छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स छोड़ रहे हैं, उनको इनसिक्योरिटी होती है, या कंपनी जो है वो उनको बहुत कम पे कर रही होती है, और वो उनकी नीड्स पूरी नहीं तो होती, तो वो क्या करते हैं, जॉब जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके टाइप्स। ये 1 मिनट, इसका पेज ऊपर चला गया है, जस्ट मुझे इसको कर लेने दें जी। अब आगे जो है हमारे पास कुछ इंटरव्यू के बारे में, उनके इंटरव्यू स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आपको टाइप समझ आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट है इसका समझना। आपको नोट्स मिलते हैं तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो आज जो मेरा फोकस है ना, आपको मैंने एमसीक्यूज कराने हैं। मैंने ज्यादातर एमसीक्यूज आपके सेट 3 से लिए हैं। ठीक है, सेट 4 भी है ना आपके पास, सेट 3 से ज्यादा मैंने लिए हैं आज। तो आपके जो ओरल, रिटन, लिसनिंग सारे पार्ट्स आप उसके अंदर थे, उसमें से हम आज काफी क्वेश्चन है, हम पूरे जो है 4 बजे उसको करेंगे स्टार्ट, ताकि हम टाइम पर उसको खत्म भी कर सके। तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर, अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपने उसके पार्ट्स को, इंटरव्यू के पार्ट्स को कि क्या तरतीब दी है। ठीक है, आपने पहले क्या बात करनी है और बाद में क्या पूछना है। सबसे पहले फेज को हम प्रीलिमिनरी फेज कहते हैं। आपको ये ध्यान से वर्ड पढ़िए। प्रीलिमिनरी कोई चीज होती है जिसे आप बेसिक कहते हो, या इसे वार्म अप फेज कहते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी या वार्म अप फेज है, बिल्कुल स्टार्ट। और इंटरव्यूअर जो है वो आपको प्रेशराइज नहीं एकदम से करता, वो आपको थोड़ा सा पहले, अक्सर ऐसा होता है, बड़े जो अच्छे लोग होते हैं वो इंटरव्यू स्टार्ट करके ना पहले खुद बताना शुरू कर देते हैं कि जी आपकी पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी है ये हमारी, हम ये करते हैं, और सारा कुछ उनको बताते हैं। फिर उसको वार्म अप हो जाता है, फिर आप रिलैक्स उस वक्त तक हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो, और फिर वो आपसे सवाल जो है वो शुरू करता है। तो आप यूँ समझ लें कि जो अच्छे तरीका होता है इंटरव्यू करने का, होना तो यही चाहिए। लेकिन बड़ी मजबूरी की बात है कि पाकिस्तानी ट्रेंड हमारा, ये बाहर भी आम जो कंट्रीज में, जब आप कोई ऐसी जॉब पे हो जो कि बहुत कोई हाई, आप कह रहे हैं कैलिबर की नहीं है, तो उसमें लोग कभी भी आपको इतनी बड़ा प्रोटोकॉल नहीं देते। बस आप एंटर हो गए, आपको सवाल पूछना शुरू करेंगे, पता करेंगे बस जी। फिर आप बाजू का तो आपकी लक होती है कि आप जो है उसके ऊपर बात कर, यानी आप जॉब ले सके या उनको कन्विंस कर सके। ये प्रिलिमिनरी वार्म अप फेज है। मोस्टली पीपल आर टेलिंग यू अबाउट द कंपनी, आपको आ जाएगा, ये पढ़ लेना। अगला है इंफॉर्मेशन ऑब्टेनिंग फेज, जिसमें अब आपको वार्म अप के बाद, प्रीलिमिनरी के बाद आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज जो होती है उसको पूछते हैं। ठीक है, या हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्सपर्टीज, या हम वर्ड यूज करते हैं कॉम्पिटेंसीज। तो आपकी कॉम्पिटेंसीज जो है उसको वो देखता है। एक तो आपकी टेक्निकल स्किल्स है, जैसे अगर आप गौर करो तो ये सारी जो मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ, ये सब टेक्निकल स्किल्स हैं जो आप टेक्निकली वहां करोगे। ठीक है ना। उसके बाद आपकी दूसरी स्किल है जो आपकी सोशल स्किल्स हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाती हैं। उसमें लीडरशिप स्किल्स आ गई, प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गई। अब एक और चीज याद रखना, यहाँ नहीं लिखी हुई, आपके नॉलेज के लिए, जितनी टेक्निकल स्किल्स होती हैं जो कि आप करके दिखा सकते हो, उन्हें हम हार्ड स्किल्स कहते हैं। ठीक है, HARD, हार्ड स्किल्स। और जितनी चीजें बाकी हैं वो सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं। अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? ये आपकी स्किल्स हैं जिसमें कि लीडरशिप स्किल्स है, निगोशिएशन स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स है, इमोशनल इंटेलिजेंस है आपके अंदर, इमोशनली आप इंटेलिजेंट हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ये सब की सब क्या है?
सॉफ्ट स्किल्स है, जो कि आप किसी को अपने बिहेवियर से, अपने तरीके से, एटीट्यूड से आप शो कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज देयर, ये 2 तरह की स्किल्स के बारे में आपको सवाल पूछेगा, आपके बारे में यानी लेगा, और यहाँ पे लिखा है कि आपको चाहिए ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। इसका मतलब ये होता है कि आप, जो आपका बॉस है ना, उसको फैसिलिटेट करो ताकि वो आपको चूज करे। तो देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड चूजिंग यू, व्हाई नॉट अदर पीपल, तुम क्यों? तो उसके लिए उसको फैसिलिटेट करो और देखो कि उसे क्या चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी रिसर्च करके जाया करो, तुम्हें कंपनी के अच्छी तरह पता होना चाहिए, और इवन जो बंदा वहां पे हेड होता है ना, उसका भी पता चल जाता है कि वो कौन है। इसके बाद है वाइंड अप और क्लोजर। वाइंड अप मीन वाइंड अप करना, बंद कर देना, क्लोज कर देना। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एट द क्लोजर पॉइंट you have opportunity to ask question. Usually a very refined interviewer that's going to be giving you opportunity to ask him questions about the company, the industry, the climate, the work climate, and all about some of the ideas about the culture. Like you can talk about ड्रेस के बारे में पूछ लो कि यहाँ ड्रेस का कल्चर मैं पता करना चाह रही थी कि वेदर फॉर ऑल जॉब जो आपके लेवल्स हैं उसमें क्या सारे लोग ही यहाँ पर जो है वो बिजनेस कैजुअल पहनते हैं या बिजनेस फॉर्मल पहनते हैं, या इनफॉर्मल भी कोई ऐसा दिन है जैसे फ्राइडेज है, तो क्या फ्राइडेज को हम शलवार कुर्ता पहन सकते हैं? फिर वो लोग कहते हैं कि जी हाँ, आप शलवार कुर्ता पहने, लेकिन ऊपर आपकी वेस्ट कोट होना चाहिए, या सर्दियां हैं तो कोट होना चाहिए। तो ये वहां के कल्चर के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि वाइंड अप द क्लोजर इज लाइक दिस। इसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक आता है इंटरव्यू स्टाइल्स। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू स्टाइल होता क्या है? डायरेक्ट में इस लिखा है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये यूज किया जाता है स्टाइल। इंटरव्यूअर यूज दिस स्टाइल वर्क्स फॉर एन आउटलाइन एंड आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन विद इन द सर्टेन टाइम फ्रेम। वो आप, और प्री डिटर्मिन चेकलिस्ट उसके पास होती है। ये देखिए यहाँ पर जो लफ्ज आ गया है प्री डिटर्मिन चेकलिस्ट में, कि उसके पास पहले से पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर उसने पहले से पूछना होता है। तो ये एक डायरेक्ट इंटरव्यू स्टाइल होता है। और उसके बाद दूसरा है नॉन, या इसको डायरेक्टिव स्टाइल भी कहते हैं। तो जो दूसरा स्टाइल है ये डायरेक्टेड स्टाइल। दूसरा है नॉन डायरेक्टिव स्टाइल। इसमें इसमें क्या होता है कि नॉन डायरेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, और पहले वाला जो पार्ट है इसको स्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हो, और इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं। और ये देखिए ये लिखा है इट इज यूजुअली अनस्ट्रक्चर्ड। अब होता क्या है कि समटाइम्स both of the people, the interviewer and interviewee, they start talking on certain things which are of their mutual interest. मिसाल के तौर पर आपने अपनी हॉबीज में या अपनी अचीवमेंट में लिखा है कि जी आप हॉकी के प्लेयर थे या फुटबॉल के प्लेयर थे, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखा हुआ है, तो वो फौरन आपसे पूछना शुरू कर देगा और बताएगा कि मैं भी खेला करता था और मैंने इस लेवल तक खेला है, आप किस लेवल तक खेलते रहे हो। तो इस तरह की भी बाजुकात होता है, इससे भी आपको लोगों के बारे में पता चलता है। पर्सनालिटीज बड़ी क्लोज्ड पर्सनालिटीज होती हैं, दे डोंट ओपन अप, दे आर वेरी सबमिसिव, समटाइम्स दे आर वेरी इंट्रोवर्ट टाइप पीपल, वो खुल के बात नहीं करते। तो यहाँ पर वो भी असेस कर लिया जाता है और देखा जाता है कि कहीं ये बंदा इस जॉब के लिए है कि नहीं सूटेबल। ठीक है, तो ये वाला, ये इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेस टाइम बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये क्या होता क्या है, आपको किसी ना किसी तरह किसी स्ट्रेस में डाल देंगे। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या है? मिसाल के तौर पर उसमें स्ट्रेस ये है कि यहाँ लिखा हुआ है कि आप अपने आप को सुकून में रखिए। ठीक है, इंटरव्यूअर क्या करता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए साइलेंस में लैप्स इनटू लॉन्ग पीरियड ऑफ साइलेंस। एक लंबे टाइम के लिए, यानी कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गया, और यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, और बड़ा उसका अनफ्रेंडली और हार्श एटीट्यूड होगा, कुछ करने लग जाएगा, दराज में से कुछ चीजें रखना शुरू करेगा कभी उसको। और उसके बाद सबसे खतरनाक चीज होती है जब वो विदाउट ब्लिंकिंग, लिखा हुआ है इंटरव्यूअर स्टेयर्स, ये देखिए लिखा हुआ है, लेकिन इतना नहीं होता वैसे,
लेकिन फिर भी चलें पढ़ लें इसको। ये आईसीएमए की जो बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंटरव्यूअर जस्ट स्टेयर्स, घूरना एट यू, तुम पर, विदाउट ब्लिंकिंग एन आई, बगैर आंख झपके। वो आपको देखता रहता है। तौबा तौबा क्या देख रहा है, उफ, जान निकल गई है ना, क्या किया जाए। वो असल में आपको क्या कर रहा होता है, या फिर आप दूसरे नंबर पे आप इग्नोर करता है, जो लिखा होता है आपको पढ़ना शुरू कर देता है, अपनी फाइल में से खोल के कुछ चीजें पढ़ना शुरू करता है। आप सोचते हैं मैं क्या करूं यार, व्हाट आर यू अप टू, मैं इसका गला पकड़ लूं, ठीक है, इसको दबाऊंगी, ये क्या कह रहा है। और और मजे की बात ये है कि कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होती। और एक दफा एक पर्सन बता रहे थे कि somebody was put into the stress by ignoring, तो जब उसने मुंह उठा के देखा तो बंदा ही जा चुका था, जिसका इंटरव्यू ले रहे थे ना, वो जा चुका था। उसने कहा इतने एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ, आई वुड फाइंड अनदर जॉब। तो ये ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन ये टू मच होता है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जरूरी, बहुत जरूरी। ये फिर वही बात होती है जो मैं बात करती हूँ ना, पाकिस्तान सिनारियो जहाँ पे हमें मिलते हैं, पाकिस्तान में सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, मैं जब उसकी बात करती हूँ सिर्फ इसलिए करती हूँ, कहते हैं ना दो तरह की बातें होती है। जो गाइड आपको करता है वो आपको कहता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट है कि अल्लाह से बहुत उम्मीद है, आप बड़ी होप से आपकी, आप आपको बड़ी है कि आप बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। लेकिन जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई भी आपका काम हो रहा होता है, उसमें आपने साथ साथ क्या करना होता है, यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब है शदीद तरीन चीज। तो खुदा न खासा क्या है उसके लिए, वो क्यों ऐसा करता है, उसके लिए लिखा है टू थिंग्स। नंबर वन नजर आ रहा है आपको, उसमें है हाउ फार यू कैन बी पुश्ड बिफोर यू असर्ट योरसेल्फ। जब तक कि आप अपने आप को मनवाएंगे नहीं, असर्ट नहीं करेंगे और कहेंगे भाई मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, जिंदा हूँ, मुझे भी यहाँ देखो, मैं कमरे में हूँ। आप जब तक अपने आप को असर्ट नहीं करते, इससे पहले कितनी हद तक आपको पुश किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप खड़े हैं, आपके हाथ में किताबें कोई रखता है कि ये किताबें शेल्फ में रख दो, दो रखी, चार रखी, छह रखी, भाई बस करो, इससे ज्यादा तो मेरे हाथ तक नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कितना आपको पुश किया जा सकता है बिफोर यू असर्ट योरसेल्फ। और दूसरा है हाउ डू यू असर्ट योरसेल्फ, और किस तरह तुम किस तरीके से अपने आप को असर्ट करते हो, अपनी कैसे जो है बताते हो कि मैं भी मौजूद हूँ। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप चाहो तो इसको भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे चेक कर लेना। लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो चीज मैं आपको शेयर करने लगी हूँ, वो है एक वाकया। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, वहां पे मेरे स्टूडेंट थे एम कॉम की। अब एम कॉम के स्टूडेंट क्लासेस अभी शुरू ही हुई हैं, उन्होंने बी कॉम ऑनर्स किया हुआ था सबने। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको जॉब करनी होती है, बिल्कुल करनी होती है, आई अप्रिशिएट देम कि वो काम करते हैं और साथ पढ़ते भी हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को बहुत जरूरत थी काम की। उन्होंने, एक जॉब आई किसी मोबाइल कंपनी से रिलेटेड थी, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया, और इंटरव्यू था, दैट वाज, आई डोंट नो वेदर कॉल सेंटर जॉब थी या ऑफिस में काम की जॉब थी, लेकिन कोई जॉब बहुत बड़ी नहीं थी। दे वर टेलिंग कि उसकी सैलरी भी जो थी वो कोई 20-25 तक थी, 25 तक थी। क्योंकि अभी वो बीएससी वाले जो लोग हैं, बीकॉम बीएससी वाले लोग ले रहे थे, और उन्हें पता था कि एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए, तो वो उनको जितना भी एज अ स्टाइपेंड जैसे आप कह लो के तौर पर उनको वो रख रहे थे। और और वो कुछ कम आवर्स की जॉब थी, और लोग जो है स्टूडेंट टाइप लोग जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसी जॉब के लिए, ताकि वो क्लासेस भी अपनी पढ़ सके। अब मुझे स्टूडेंट्स ने, दो तीन स्टूडेंट जो वहाँ के थे वो वहाँ गए हुए थे इंटरव्यू के लिए। अखबार में आया था कि 9 से 10 बजे तक या 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगी। ठीक है, ये लोग, बहुत सारे लोग शार्प 9 बजे वहां पहुंच गए। जब वहां पर पहुंचे तो कई लोग 9 बजे के बाद भी आए, 9:30 तक भी आ गए। ठीक है, अब जनाब सारी जगह भर गई है। और ये वाकया कहाँ पेश आया था, ये लाहौर में, जो गुलबर्ग एरिया है, जो लोग लाहौर में रहते हैं स्पेशली या विजिट करते हैं, उनको इस जगह का पता होगा। वो एरिया क्लोजर टू लिबर्टी मार्केट है। ठीक है, लाहौर की लिबर्टी मार्केट, और वो सेंटर
जो है ना एक बड़ी आजकल तो वो ट्रैफिक जो है सिग्नल फ्री एरिया बना हुआ है, उस एरिया पे थी। गुलबर्ग में कोई राइट लेफ्ट साइड पे कोई ऑफिस था, वहाँ पे उनकी हो रही थी। 9 बजे कोई सीन ही नहीं इंटरव्यू का भी शुरू हुआ। 9:30 बजे जिन लोगों को देखा लेट आए, कहा होगा भी इनको तो मुश्किल ही है इनका काम। उसके बाद 10 बजे तक कोई इंटरव्यू नहीं। उनसे पूछा कि भई इंटरव्यू कहाँ पे होगा? उस कमरे में। उस कमरे में तो कोई बैठा ही नहीं था। तो कोई झाँक के देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको शॉर्टकट बताती हूँ। 12:30 1 बज गया और लड़के कहते हैं कि हम लड़कियाँ भी कुछ थी। लड़के की लड़कियाँ जो हैं वो थोड़े बाद बाहर निकले, भूख शदीद लगी हुई है और उन्होंने बाहर एक जो होता है ना जो कॉर्न देते हैं, सिट्टे बेचने वाला या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ थी जो वेंडर बेच रहे होते हैं, उन्होंने वो सिट्टे वगैरह खरीदे, वो खाए, वापस आए, कोई नहीं। 4 बज गए और उससे पहले 3 बजे उस ऑफिस में 2-3 लोग एंटर हुए। 4 बजे तक अभी जब इंटरव्यू नहीं स्टार्ट हुए और कहते हैं कि लोग आहिस्ता-आहिस्ता जाते रहे। यहाँ तक कि वहाँ पे 5 लोग, 1 लड़की और 4 लड़के बचे, बाकी सब जा चुके थे। उन्होंने अपनी उससे कहा कि इनको अंदर भेजिए। वो लोग अंदर गए और उनसे नाम पूछे और सीवी लिए और सबको जॉब पे रख लिया। आप सोचिए ये इंटरव्यू सचमुच हुआ था। आप सोचिए कि ये क्या है? सुबह 9 बजे के लोग आए, जो बेचारे बहुत ज़्यादा मजबूर थे और उन्हें उम्मीद थी कि शायद हमें यानी कुछ ना कुछ मिल जाए, तो वो लोग वहाँ रुके रहे और जिनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा थी, शायद उनको पेशेंस वाले लोग चाहिए थे या शायद ऐसे लोग चाहिए थे जिनको बहुत ज़्यादा पुश किया जा सकता है काम के लिए, बहुत ज़्यादा उन पे बर्डन डाला जा सकता है, कम आप पे करो, इस तरह भी होता है, व्हिच इज़ नॉट गुड। इट इज़ इनह्यूमन आई वुड से। ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। तो ये ऐसे-ऐसे भी हालात आते हैं, लेकिन बात ये नहीं है कि आपको डाउन करना, खुदा ना खास्ता आप एकदम से हो जाएँ कि जी ये क्या ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ पढ़ने का, ऐसा नहीं होता। हर एक की अपनी-अपनी लक होती है, अल्लाह पे हमें फ़ेथ है और हो सकता है कि जो लोग मेरे स्टूडेंट थे, मैंने 1 टर्म उनको पढ़ाई थी, उसके बाद आई डोंट नो कि इतनी उन्होंने जो एफ़र्ट की थी, अल्लाह ताला ने कितना उनको रिवॉर्ड दिया होगा इस चीज़ का। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसा होता है, तो लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये भी एक तरीका है। ये इतना बड़ा स्ट्रेस है कि आप सोच नहीं सकते और ये वाक़या पेश आया हुआ है इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। इसके बाद है जी इंटरव्यूज़, अगला जो टॉपिक आ रहा है, इंटरव्यूअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये सिर्फ़ आपको पढ़ना है, आपने रीड करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू, इवैल्यूएशन आफ्टर इंटरव्यू, ये इंटरव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सवाल आ सकते हैं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आएगी। ये वाला आप देखिए, उसके बाद इससे आगे जो टॉपिक आ रहा है, ये सारा इंटरव्यूअर के ह ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या करना चाहिए, खुद भी बी ऑन टाइम, आप जो है इंटरव्यू को पर्पज़ और फॉर्मेट बताओ और कंट्रोवर्शियल टॉपिक मत लेकर आओ। लिखा है ट्राई टू अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉपिक। लेकिन जैसे फॉर इंस्टेंस 2 तरह के कंट्रोवर्शियल बल्कि 3 तरह के कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं पॉलिटिक्स पे बात बिल्कुल नहीं करनी। नंबर 2 किसी के रिलिजन पर या उसके अकीदों पर बात नहीं करें, प्लीज़ ये ना करें। ये आप यानी आप जॉब रख रहे हैं, आप ये तो नहीं कर रहे ना कि आपने कोई उनसे आगे रिलिजन का तबलीग करानी है, इस पर कोई बात नहीं करनी, यानी उनको भी नहीं करनी चाहिए और आपको भी नहीं करनी चाहिए। ये एक टॉपिक है लेकिन ये अभी तो इंटरव्यूअर के बारे में ही कर रहे हैं और फिर किसी के पर्सनल मैटर्स, बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर जो है, वो बहुत ही जो पर्सनल होते हैं, वो नहीं पूछने। लेकिन अगर आप इतना आपका है कि आप मैरिटल स्टेटस आप लिखते हैं अपने सीवी के ऊपर लिखा होता है कि मैरिटल स्टेटस लोग बस पूछते हैं कि आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं, तो आपसे पूछते हैं। और ये चीज़ जो है या आप पर कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं, वो फिर आपको ज़ुबानी पूछेंगे। और डिपेंडेंट्स में आपके जो है अगर जो अनमैरिड लोग हैं, उनके जो हैं पेरेंट्स भी आ जाते हैं, अगर पूरे पेरेंट्स हैं साथ। इसी तरह अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके बच्चे कितने हैं वो डिपेंडेंट्स में आ जाते हैं। छोटे सिबलिंग्स हैं आपके बहन-भाई वो आपके आ जाते हैं, ठीक है?
उसके बाद ये सारा है कि आपने इवैल्यूएशन आफ्टर द इंटरव्यू का मतलब होता है कि जैसे ही बंदा बाहर निकले उसको फौरन इवैल्यूएट कर लिया करो, वरना बंदा भूल जाता है। उसको अगर कोई मार्क्स देने हैं तो आपने मार्क्स जो है दें, और अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने उनको थैंक यू लेटर भी लिखना होता है कि आपको जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो एक ही लेटर होता है, वो आप ईमेल होती है, वो सारों के ईमेल कर देते हैं आपके जो सेक्रेटरी वगैरह। तो इस तरह से होता है। इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ पे है इंटरव्यूईज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, फॉलो अप लेना है। आप प्रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे? प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, मैंने आपको पहले भी बताया है। पॉजिटिव एटीट्यूड, खुश रहें, अच्छे स्माइल आपके फेस, यानी ड्यूरिंग दैट स्माइल हो, अपने आप को अच्छे टाइम पे सोए, उठे, टाइम पे पहुंचे। ये सारा कुछ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक दफा बस रीड कर लीजिएगा, ठीक है? इसको रट्टा शट्टा कोई नहीं लगाना, बस कोई सवाल शायद ही इसमें से आए जो अभी मैं टॉपिक बता रही हूँ। इसके बाद टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने क्या पढ़ना है कि टाइप ऑफ इंटरव्यू में दो ये टाइप्स सबसे पहले देखिए लिखे हुए हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, डायरेक्ट ओपन एंड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड रीस्टेटमेंट क्वेश्चन है। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप उनको ऐसा सवाल पूछे जो यस नो का जवाब ना हो। याद रखिएगा, वो यस नो का जो जवाब होता है या वन वर्ड आंसर होता है उसे क्लोज्ड एंडेड कहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो या तो यस नो कहना है या आपने वन वर्ड जवाब देना है। और जो ओपन एंडेड है उसमें आपने कोई ना कोई चीज पूछनी होती है, कोई ना कोई बात करनी होती है। जैसे पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट कोर्सेज वर द मोस्ट यूजफुल इन योर डिग्री प्रोग्राम, या व्हाई वर दे, फिर आप कहेंगे ये प्रोग्राम, आपने कहना हाउ, व्हाई, ठीक है? या एट विच सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट, व्हाई आपने सवाल पूछा। तो ये इस तरह के ओपन एंडेड है। इसके बाद है डायरेक्ट ओपन एंडेड है। इसमें ये दीज आर यूज, यानी फिर डायरेक्ट ओपन एंड का मतलब है कि कोई अगर मसला आया हुआ था या कोई चीज आपने पहले बताई हुई है तो उसके बारे में फिर आपको पूछते हो। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट हैव यू डन अबाउट इट, तो फिर उसके बारे में तुमने क्या किया, तुमने ये एक मसला था तो फिर तुमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो इसे आप डायरेक्ट कहेंगे कि आपके डायरेक्ट ओपन एंडेड है। क्लोज एंडेड मैंने आपको पहले बता दिया कि आप यस नो का जवाब देते हो, ये आपको याद रखना है। और एक टाइप है रीस्टेटमेंट क्वेश्चन। अब रीस्टेटमेंट क्वेश्चन पता क्या होते हैं? आप उसी की स्टेटमेंट को दोबारा कहते हो, ठीक है? जैसे मिसाल पे ये क्वेश्चन है, यू सेड यू डिसलाइक कंप्लीटिंग ट्रेवल वाउचर्स, इज दैट करेक्ट? या इज दैट करेक्ट की बजाय वाई भी कह सकते हो। या आप ये भी कह सकते हो, ये छोड़ो, इस तरह इससे बेहतर सवाल मैं आपको बताती हूँ। मसलन लिखा या आप पूछें, कहे कि यू टोल्ड मी दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑडिट, आपका फील्ड का था, या यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर्स, व्हाई, आई वांट टू आस्क व्हाई, आप ऐसा क्यों कह रहे थे? तो उसे कहते हैं रीस्टेटमेंट क्वेश्चन। फिर आपने पहले कहीं पूछा हुआ था, आपने बताया कि वेयर डू यू लिव, आपने कहा यहाँ, यू हैव बीन लिविंग हियर सिंस योर चाइल्डहुड डेज, क्या आप बचपन से यही रह रहे थे? आपने कहा नहीं नहीं, आई वाज बोर्न इन इस्लामाबाद बट मूव टू लाहौर। अच्छा ठीक हो गया। अब रीस्टेटमेंट क्वेश्चन ने कहा, यू टोल्ड मी दैट योर फैमिली मूव टू लाहौर, व्हाट कुड बी द रीजन, कैन आई आस्क यू? फिर आप उसको जो है इस तरह से यानी कह देते हो। तो ये आपका सवाल है। अब आगे जो सवाल लिखा आ रहा है ना, वो भी आपने खुद पढ़ना है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके नॉलेज के लिए है। आपका दिल चाहे अभी पढ़ लो, आपका दिल चाहे बाद में पढ़ लेना, ये इसमें से सवाल आने वाले नहीं आपको पेपर में। आपको पेपर में कोई सवाल नहीं आएगा। ये वाला एरिया नोट कर लो कहीं पे, ठीक है? बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पर दिए हुए, ये आप नोट कर लो। और इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बतानी है कि आप जब इंटरव्यू कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस विद आंसर्स आपके पास कहाँ है? इंटरनेट पे, वो आपको हेल्प करेंगे और आप उसको देखेंगे। ठीक हो गया जी? तो आज का ये टॉपिक इंटरव्यू वाला खत्म हो गया। आज क्लाउड पे चला जाएगा, आप इसकी रीडिंग कीजिएगा। सिर्फ आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन की डिफरेंट यानी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप छोड़ सकते हो अभी, ठीक है? अभी आप छोड़ सकते हो और बाकी एरिया जो है वो नहीं करना है। तो दिस इज डन नाउ। अब आप इस वक्त आ जाइए। आपकी जो है वो कहते हैं ना,
आपकी आजमाइश का वक्त आ चुका है। आपको कुछ आता है कि नहीं, ध्यान से कीजिएगा। और मैं आपको 15 सवाल, एक 18 सवाल, 17 क्वेश्चन एक है, पार्ट 1 है। ठीक है, मैं आपको पहले दिखा दूं, एक मिनट मैं आपको शेयर करूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये आ गया जी टेस्ट आपका, और ये आपके क्वेश्चन है। सारे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आपके सेट नंबर 3 से है। तो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ताकि आपको फ्रॉम सेट 3, ठीक है, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। अब एक जरूरी बात, टोटल क्वेश्चन 32 है आज, ठीक हो गया ना। मैं आपको, इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है कि इस वक्त 4:02 हो चुके हैं कि मैं 1 मिनट एक सवाल पर दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको आगे करती जा रही हूँ, आपने पढ़ना है जल्दी से और अपने आंसर लिखते जाओ। जब आप आंसर सारे लिख लो तो मैं सोल्यूशन शेयर करूंगी। पार्ट 1 में आपका जो पार्ट 1 है ना, यहाँ पर ये पता नहीं क्या लिखा, अच्छा पार्ट 1 में क्या पता होगा, 17 क्वेश्चन है। पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन है। टोटल कितने, 32। टू आपके क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, कि अगर 2 गलत हो भी गए तो कोई बात नहीं, आपके 30 नंबर आने चाहिए आज। समझ रहे मेरी बात को, 2 एक्स्ट्रा है, आपको एक लेवरेज दी जा रही है। तो अब आप शुरू हो जाए, पकड़ लिया अपना पेन पेंसिल, पार्ट 1 लिखिए और क्वेश्चन नंबर लिखिए। ठीक है, 17 सवाल हैं इसमें। जी पार्ट 1 स्टार्ट कीजिए जरा। ये ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है इन बिजनेस, आगे बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है, ध्यान कीजिएगा। इन बिजनेस कॉमा कम्युनिकेशन शुड बी, ठीक है, इसको इस तरह से पढ़िएगा, कॉमा इज अ पॉज। डन, कर चुके। क्वेश्चन 2, जी क्वेश्चन 2 डन। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन 3। कुछ लफ्जों के मतलब नहीं आते होंगे, मुझे पता है, मैं अभी बताती हूँ आपको जब आंसर करूंगी आपके साथ। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5, ओके, क्वेश्चन 6, जी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना, आप कर पा रहे हो। क्वेश्चन 7, यहाँ पर आई थिंक द वर्ड शुड बी ओरल मीडिया, यहाँ पर एक मिसिंग वर्ड लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन में मुझे चेक करना पड़ेगा अभी, आंसर में मैं करती हूँ आपसे। क्वेश्चन 7 को नोट कर लो, यहाँ पे एक लफ्ज मिसिंग था, अभी चेक करते हैं कि ये क्या है क्वेश्चन।
ओरल था ये रिटन था? जी। क्वेश्चन 7 के बाद 8 पे आ जाइए। अच्छा, आप कह रही हैं कि स्पीड बहुत है से क्या मुराद है? ठीक है कि नहीं है? स्पीड बहुत है, लाइक इट्स मोर लाइक यू वांट मी टू स्लो डाउन, और ठीक है? जी, क्वेश्चन 8 कर रहे हैं आप। ग्रेप वाइन में स्प्रेड थ्रू। अच्छा, स्लो थोड़ा चले, ठीक है। अच्छा जी, 8 नंबर क्वेश्चन। नाइन, 10, ओके। अली असगर कह रही है 10 का आंसर सी है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल है कि आई डिडंट चेक दैट कि यहाँ पर 10 के बाद यहाँ पे 11 क्वेश्चन आना था, 13 लिखा हुआ है। चलिए आप करें इसी तरह, 10 के बाद 13 नंबर लिखिए। ये मैंने जब फाइल कॉपी की है ना, तो शायद वहां पे कुछ ऐसा हो गया है। इसका मतलब है 11 12 स्किप किए हुए हैं इसमें। ऑल राइट, दैट वुड मेक 15 देन। ओके, 13 में आप देखिए क्या है। क्वेश्चन 14। 15, 16, 17। ये आपका एक पार्ट खत्म हो गया, और इसके आंसर हम पहले चेक कर लेते हैं। दीज आर 15 क्वेश्चन एक्चुअली।
वो मुझे लगा था ये 17 है, तो यू वुड हैव इट एज 15 में से देखते हैं कि क्या आपका आंसर है। और एक सवाल 7 जो था उसमें एक वर्ड नहीं था, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया ना? ये तो आपको बहुत इजी है, ये हमने पहले भी इसको किया हुआ है। जी 1 मिनट के लिए अब हम मूव करेंगे और हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपका पार्ट 1 का जो पहला था क्वेश्चन, उसमें आपके पास है इन बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी, इसमें से इंटरपर्सनल सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है, बिकॉज बाकी ऑप्शंस नहीं है ठीक। इनफॉर्मल नहीं हो सकती, पर्सनल नहीं हो सकती, इंट्रापर्सनल कभी भी नहीं हो सकती, खुद से बातें करना। तो द ओनली आंसर इज इंटरपर्सनल, कि लोगों के बीच में होती है। इजी क्वेश्चन था ये। फिर आपका आया है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेटेड थ्रू रिटन स्पोकन बोथ ए एंड बी। नहीं, उससे ज्यादा अच्छा आंसर ये है अनरिटन अनस्पोकन क्यूज। क्यूज कहते हैं इशारे। तो आप लिखे और यानी बोले बगैर आप जो एक्सप्रेस करते हो, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल। अगला आपका क्वेश्चन 3 था। स्क्रीन इज नॉट वर्किंग, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ। जी अब बताइए। जी फातिमा शाहिद, अब देखिए स्क्रीन आपको अब नजर आ रहा है? ओके, चलिए फिर हम देख लेते हैं दोबारा से। क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 था इन बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी, इन बिजनेस कम्युनिकेशन शुड बी इंटरपर्सनल। और नॉन वर्बल सेकेंड वाला था, उसका कम्युनिकेशन थ्रू अनरिटन अनस्पोकन क्यूज है। थर्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, इसमें ओरल कम्युनिकेशन कौन सा फीचर नहीं है? कॉन्वर्सेशनल होती है, ये भी फीचर है। डिलेड एक्शन इसका फीचर नहीं है क्योंकि फॉरन एक्शन होता है। मोर कोलोकियल लैंग्वेज होती है, ये भी उसका फीचर है। और फोकस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, ये भी है फीचर। तो नहीं बताना था, वो है डिलेड एक्शन। मोर कोलोकियल लैंग्वेज का मतलब है ज्यादा आम जुबान इस्तेमाल होती है। डेली जो आपकी लैंग्वेज होती है, आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज यूज करते हो, बहुत ज्यादा लिटरेरी आपका स्टाइल नहीं होता, आप कॉन्वर्सेशनल स्टाइल होता है आपका। लेकिन यहाँ पर यानी कहा पूछा गया है कि नॉट अ फीचर, तो डिलेड एक्शन इज नॉट अ फीचर, क्विक एक्शन इसका फीचर है। अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में, इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिटन मीडिया हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अब रिटन मीडिया के पास ए एंड बी, डी आंसर करेक्ट है, ए एंड सी। हैविंग ऑडिट ट्रेल यानी पिछला रिकॉर्ड होता है उसके पास, रिटन में होता है, पुराना रिकॉर्ड हमारे पास। लेकिन हैविंग सिंपल कंस्ट्रक्शन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होती है, उसके लिए ज्यादातर हम रिटन इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ग्राफ और चार्ट का इस्तेमाल कर सकें। हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। ऐसा होता है कि मुश्किल होता है, लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप लिखा हो तो कोई रीडर समझ के कर सकता है, बोल दे तो समझ नहीं आती। इसलिए आंसर इज बोथ ए एंड सी, डी आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इन ओरल चैनल्स बिजनेस कम्युनिकेशन यूजेस। अब यहाँ पर फ्यूअर पर्सनल प्रोनाउंस नहीं, बहुत ज्यादा पर्सनल प्रोनाउंस। पहले भी आपको ये शायद मैंने बताया था, आई वी यू दे का बहुत इस्तेमाल आता है, तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। लॉन्गर सेंटेंसेस, लॉन्गर वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं, छोटे छोटे ब्रेक किए हुए सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। और इसलिए आपका ए एंड बी, डी भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज सी, लेस डिटेल्ड एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है जिसमें छोटे छोटे चंक्स आप बोलते हो और जल्दी से लोगों को उसकी बात की समझ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिटन मीडिया इज यूज्ड व्हेन। मेरे ख्याल ये जो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
बेस्ट यूज ऑफ मीडिया था वो वर्ड। चलिए मैं चेक कर लेती हूँ अभी सवाल क्या था। 7 क्वेश्चन में कुछ मसला था। 6 में है, इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिटन मीडिया इज यूज्ड व्हेन मैसेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी टू एक्सेप्ट। आपका रिटन मीडिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑडियंस कैन बी असेंबल्ड कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली, तो फिर रिटर्न क्यों कर रहे हो? असेंबल मीन इकट्ठा करना, इकोनॉमिकली कम पैसे लगे, कन्वीनियंटली लोग आ सकते हैं, तो फिर रिटर्न की जरूरत क्यों थी? इमीडिएट इंटरेक्शन विद टारगेट ऑडियंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जब आपको इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है तो सबसे ज्यादा आप रिटर्न को प्रेफर करोगे। ये सवाल ठीक है जवाब इसका, इसलिए नन ऑफ द अबव बी, इसके पॉइंट गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम था ये। इन बिजनेस कम्युनिकेशन द बेस्ट यूज ऑफ मीडिया इज व्हेन, मेरे ख्याल है मैंने पीछे ओरल लिखा था ना, ऑडियंस कैन बी असेंबल्ड। अच्छा ये सवाल जो है ये हुआ भी नहीं हुआ, मैं आपको इसको ठीक कर देती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा ही था, ये ओरल है। ओरल आपने किया, मीडिया इज व्हेन ऑडियंस कैन बी असेंबल्ड कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली, बिल्कुल सही है। द मैसेज इज डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स नहीं, सेंडर रिसीवर लोकेटेड इन डिफरेंट टाइम जोन नहीं, इसलिए इसका आंसर ये पहला हो गया। ठीक है जी, आप इजीली लोगों को असेंबल कर सकते हो, इसलिए ओरल मीडिया को प्रेफर करते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन में स्प्रेड थ्रू बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल, यानी आप जरूरी नहीं कि आप, जब लोग फॉर्मली, इनफॉर्मल, फॉर्मल कब कर सकते हो? जब आप सेम रैंक के लोग, ज्यादातर मिडल मैनेजर बात कर रहे होते हैं और वो कोई ना कोई वर्क कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आपको याद है ना, आपने ऑल चैनल पढ़ा है, आपने सर्कल नेटवर्क पढ़ा है, तो इसलिए वो भी तो फॉर्मल है। उसमें भी आप थोड़ा सा ग्रेप वाइन जो है स्प्रेड दोनों में कर सकती है। जरूरी नहीं सिर्फ दोस्तियां हो, फॉर्मल तरीके से भी बात कर रही हूँ तब भी होती है। इसलिए सिर्फ बी ठीक है, पहला भी गलत, सी भी गलत है, और डी में लिखा है सेम रैंक एम्प्लॉइज ओनली। ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ ये तो नहीं कि ग्रेप वाइन में एक ही रैंक के लोग गप्पे लगा सकते हैं, ये रूमर्स फैला सकते हैं। आप डिफरेंट लेवल के लोग भी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड डेलिबरेटली। ये शायद हमने पहले भी सवाल किया हुआ है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली होती है, यानी स्पॉन्टेनियसली नहीं होती, और ना ही लोगों के इंटरेस्ट मीट करने के लिए होती है। लोग अपने इंटरेस्ट मीट करना चाहते हैं तो अपने घर में रहे, आप ऑफिस में उनके इंटरेस्ट नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें लोग अपने कैलिबर, अपनी स्किल्स के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। 10th क्वेश्चन आ गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो स्ट्रक्चर। अभी जिसका अली असगर ने जवाब दिया था बिल्कुल सही है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इवन रफली डिजाइन स्ट्रक्चर भी नहीं होता। इसके बाद 13 का क्वेश्चन था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। फॉर्मल क्यों चाहिए, ये मार्क नहीं हुआ हुआ। गेनिंग फेवर ऑफ द सीनियर्स है, नहीं। क्रिटिसाइजिंग सबॉर्डिनेट, नहीं। इसका आंसर है कि आपने अपहोल्डिंग ऑफ अथॉरिटी टू इंश्योर द रिस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर्स है, या अचीविंग पर्सनल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है। यहाँ पर जो बेहतर है आपको नजर आएगा वो ये है, अपहोल्डिंग द अथॉरिटी, क्योंकि पर्सनल आपके गोल्स नहीं होते, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं। ठीक हो गया, तो आपका यहाँ पर फॉर्मल स्ट्रक्चर, इसलिए ये बेहतर आंसर है। जी जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, टू मेक बिजनेस मैसेजेस इफेक्टिव अ सीजन्ड कम्युनिकेटर। सीजन्ड कहते हैं बहुत माहिर, एक्सपर्ट, बहुत जो होता है ना, जिसको बड़ा नॉलेज होता है, बड़ा बात कर सकता है, वो जो है कम्युनिकेटर क्या करता है, शुड, वो क्या करेगा, टू मेक बिजनेस इफेक्टिव, शुड क्या करना चाहिए, नॉट बी पर्टिकुलर अबाउट हिज ऑडियंस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज मैसेज। उसे अपने ऑडियंस के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने मैसेज पे फोकस करना चाहिए, ये बात गलत है। ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज हिज ऑडियंस, बिल्कुल सही है। नो द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ द ऑडियंस एंड कंसिडर रिलेशन बिटवीन हिम एंड द ऑडियंस, बहुत जरूरी है। रिलेशन मालूम करने का मतलब ये होता है कि क्या वो आपके सीनियर हैं या आपके जूनियर हैं। ठीक है, आपका क्या उनके साथ रिलेशन है, ये बात होती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप उनकी गुड बुक्स में हैं, वो आपकी गुड बुक्स में हैं, यानी लाइक करते हैं कि नहीं लाइक करते, ये भी हो सकता है।
तो आपको जी आपके बोनस क्वेश्चन सॉरी नहीं थे, आपके सवाल 17 जो है 2 नहीं थे बीच में, इसलिए 15 ही हैं। अभी ये 15वां सवाल है, फिर 17 तक हम जाते हैं। इन बिजनेस कम्युनिकेशन रिटन मीडिया इज यूज्ड व्हेन verifiable written media verified record of the communication is not required. गलत. Verified record of the communication is required. Yes. Immediate interaction with target audience is possible. नहीं. जब possible है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं रिटर्न? Sender receiver are not on speaking terms. ये बहुत ही खतरनाक बात लिखी हुई है कि सेंडर और रिसीवर एक दूसरे से बात करने के राजी नहीं है, उनकी बोलचाल बंद है. ठीक है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था. Somebody is on speaking terms, not on speaking terms. मेरी बातचीत नहीं है. तो अगर वो आपकी बातचीत नहीं है तो इसका मतलब है लिख लिख कर खत लिखो. ठीक है, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता जी. इसके बाद है, आगे चलते हैं. जैसे मुझे टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन एक बहुत ही मजे की बात याद आ रही है कि बहुत पुरानी बात है. माय जो फैमिली, मेरी ग्रैंड माँ जो है ना, उनकी कोई एक दोस्त थी बेचारी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी खातून नहीं थी. तो वो आती थी कभी कभार, दर्स वगैरह करती थी तो वो आती थी. तो उन्होंने कभी कभार ना किसी को खत लिखवाना होना, तो मुझे, मैं पढ़ती थी जब स्कूल में थी अभी, तो शी यूज टू कम एंड वो मुझे कहती थी तो मुझे खत लिख दो. तो वो अपनी किसी सहेली को कहीं रहती थी, उनको खत लिखवाती थी. एक दफा उन्होंने खत में ना नीचे मुझे ऐसे लिखवाया, हमेशा कहती थी सलाम दुआ ये कर लेना वो कर लेना. अब कहती है नीचे लिखो कि भाई साहब को अगर सलाम कहना हो तो कह देना. मैंने खत तो लिख दिया. मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा, उनको हम दादी कहते थे, दादी इसका क्या मतलब है? कहने लगी कि अक्सर ना उनकी लड़ाई रहती है और वो स्पीकिंग टर्म्स पे नहीं होते, यानी बोलचाल नहीं होती. तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगर आजकल बोलचाल है तो सलाम कह देना, नहीं है तो अल्लाह की स्पुर्द, नहीं को. ठीक है, तो बड़ी फनी बात है. मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको तो मुझे इससे वो बात याद आ गई. बेचारे फौत हो गए सब लोग, अल्लाह उनको बख्शे. तो ये आई एम जस्ट टेलिंग कि समटाइम्स कोई फायदा नहीं होता. अंग्रेजी में एक लफ्ज होता है बिकरिंग. बिकरिंग का कोई फायदा नहीं है. अच्छी जिंदगी गुजारो, प्यार से रहो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको. ठीक है ना? अच्छा जी, जल्दी से कर लें कहीं हमारा काम रह ना जाए. हमारे पास सिर्फ 16 मिनट है. उफ. अच्छा, 16 क्वेश्चन आ गया. इसमें था इन बिजनेस कम्युनिकेशन ओरल मीडिया इज नॉट यूज्ड व्हेन परमानेंट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड. नहीं किया जाता जब, यानी जब कहा जाए ना ओरल मीडिया इज नॉट यूज्ड, यानी रिटन मीडिया इज यूज, इसका मतलब है परमानेंट रिकॉर्ड जो है वो चाहिए. तो यानी ओरल मीडिया इज नॉट यूज. इमीडिएट फीडबैक इज ऑब्लिगेटरी. तो यहाँ पर रिटन मीडिया यूज किया जाता है. ए आंसर इज करेक्ट. अच्छा, इमीडिएट फीडबैक इज ऑब्लिगेटरी का मतलब है लाजमी है. ऑब्लिगेशन होता है फ्राइज. ठीक है, ऑब्लिगेशंस है, फ्राइज है आपकी. इट इज ऑब्लिगेटरी. जैसे नमाज पढ़ना ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन. फीडबैक इज ऑब्लिगेटरी, बहुत जरूरी चाहिए. तो फिर तो ओरल मीडिया यूज करना चाहिए. मैसेज इज नॉट कॉम्प्लेक्स है, तो आपका अगर यहाँ पर क्या है कि अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो ओरल मीडिया जो है कॉम्प्लेक्स में यूज किया जाता है. तो इसी तरह इमीडिएट इंटरेक्शन विद ऑर्गन इज रिक्वायर्ड है, तो फिर भी आपको ये क्या हो गया, इज नॉट रिक्वायर्ड है. बच्चों यहाँ पर नॉट है. ये सवाल मैं कह रही थी ना आपको, यहाँ पर कुछ इसमें कुछ. ठीक है, ये हो गया. एंड इज नॉट यूज्ड व्हेन मैसेजेस कॉम्प्लेक्स है, ये है इसका सही वाला. जी, अभी कोई सवाल उठा था, इसी वजह से होगा कि सवाल यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा हो गया था. somebody asked me question. नहीं. अच्छा चलिए मैं देखती हूँ अभी. आप में से किसी ने कुछ पूछा जरूर है. अच्छा जी, ये सारा थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन इसमें आपको बात समझ में आ गई है ना कि ऑब्लिगेटरी. मैं इसको करेक्ट करके आपको भेजती हूँ अभी. और ये है जी 17 क्वेश्चन है कि आपके मैसेज का इफेक्ट 60 to 90% थ्रू नॉन वर्बल जाता है. ये एक स्टेटिस्टिक्स है. ठीक है, कि आपकी जो 60 to 90% आपकी सबसे ज्यादा जो इमोशंस आप कन्वे करते हो ना, वो 90% इमोशंस आप कन्वे करते हो थ्रू नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस. ठीक है, बात समझ में आ गई ना?
अच्छा। अ, आपने कहा 13 आउट ऑफ 15 है आपके, मुस्कान कह रही है। गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। 2 आपके वो जो बोनस वाले थे वो नहीं थे, अगर होते तो आप कामयाब हो जाते। जल्दी से जी पार्ट 2 पे आ जाइए। मैं शेयर करती हूँ आपसे क्वेश्चंस, जल्दी से देखिए और आप कीजिए। हमारे पास टेस्ट 4, इसका पार्ट 2, ठीक है? अब जी शुरू हो जाइए। ये ज़रा जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें परसेंटेज काफ़ी दी हुई है। कुछ चीज़ें आपको करेक्ट भी मैंने करनी है, इसलिए आपको बता रही हूँ। जी पढ़िए। लिसनिंग क्या है? जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल टाइम कितना स्पेंड करते हैं, कितने परसेंट? जी, क्वेश्चन 1 हो चुका। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, जी, अच्छी, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट मैं देख रही हूँ। अली असगर 2 इनकरेक्ट हैं, उजाला के 1 गलत है। गुड, वेरी गुड। अली असगर कह रही है 3 का आंसर बी है। ओके, नाइस। अभी देखते हैं। 4 का आंसर। जी, 5 का आंसर। 6 का आंसर। 7। इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ आपकी मिस्टेक ज़रूर होंगी, क्योंकि ये सारे फिगर्स हैं इसके अंदर, लेकिन आपको याद हो जाएगा फिर। और ये सवाल कुछ आपके पास मौजूद होंगे पहले भी, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ों को मैंने अपडेट भी किया हुआ है। तो आपके पास ये आ जाएगा ना टेस्ट, तो फिर आप कर लेना। 8 नंबर देखो। कैपेसिटी टू थिंक लिखा हुआ है। कितने वर्ड्स पर मिनट थिंक कर सकता है बंदा? अच्छा, हम जी, मुझे लग रहा है कि हम इसको फिर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि आज मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप अपना रिजल्ट चेक कर लो और फिर मैं इसको कल आपको सॉल्यूशन जो है, मैं सॉल्यूशन बताती हूँ, लेकिन कुछ चीजें डिस्कस करने वाली हैं, मैं आपको कल डिस्कस करूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है आपको कुछ बताना। जी देख लीजिए, 9 का कर लिया आपने? 10 को देखिए।
11 अभी आप चेक कर लो क्योंकि आपको जरूरी है बताना। कल मैं इंशाल्लाह इसको पहले इससे स्टार्ट करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे और फिर अगले क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने नोटिस कर लिया है कि हाउ मच टाइम यू रिक्वायर, तो उसके मुताबिक मैं सवाल आपको दिया करूंगी। जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। थर्टीन, 14, क्योंकि आज के जो सवाल हैं इनमें आपको वर्ड्स, उन लोगों को जिनकी वोकैबुलरी नहीं अच्छी इतनी ज्यादा, उनको ये थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, और मैं आपको कल ये करवा कर समझा के फिर आपको मैं शेयर कर लूंगी आपसे। जी, लास्ट क्वेश्चन देख लें। जी, हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं। जी, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था डी, डेल्टा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अल्फा, ए, क्वेश्चन 3 इज बीटा, बी। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सारा। जी, यहाँ पर था, यहाँ पे सवाल था नॉट अ प्रॉब्लम, ये इसमें नन ऑफ द अबव आंसर आना चाहिए, यानी डेल्टा। 5 चार्ली, 6 डेल्टा, 7 अल्फा, 8 डेल्टा, 9 चार्ली, 10 डेल्टा, 11 अल्फा, 12 बीटा, 13 बीटा, 14 चार्ली, and the last one 15 is Charlie. जी, आपको शेयर करें कि क्या रिजल्ट है आपका। जी, अली असगर कह रही है 4 इनकरेक्ट है, फिर भी बहुत बहुत अचीवमेंट है, एक्सीलेंट। कोई और है जिसके 4 से कम है इनकरेक्ट?
नो, 4 से ज़्यादा हैं? ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपसे शेयर करूँगी और अगला हम टॉपिक करेंगे। आज मैं इंटरव्यू का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ, आप उसको देखिए और आपने अब ज़रा सेट 3 आपका जो है उसमें से ज़्यादा हुआ है, अब सेट 4 से ज़्यादा मैं कल पूछूँगी आपसे अगले सवाल और इससे ये भी आपके साथ शेयर कर लूँगी, ठीक है? कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।